चलिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इंडियन प्रेसिडेंट्स आपका इलेक्शन कैसे होता है, तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी, सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम मैंने बताया था आपको, उसका प्रोसेस बताया था। लेकिन आप ये समझिए कि इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में वोटर एक से ज्यादा वोट देता है, ये बात दिमाग में आप सेट करिए। और वो वोट देता है चॉइस के हिसाब से, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, और चॉइस जितने कैंडिडेट होते हैं उन सबको वोट देते हैं। अच्छा, उसकी इच्छा नहीं हो किसी को वोट देने की, नहीं भी दे सकता है, और नियम में कहता है कि जितने कैंडिडेट्स होते हैं उतने वोट को दे सकता है। चलिए, उसके बाद क्वालिफाई की बात करें तो हमने कहा था कि कैंडिडेट शुड बी 35 अबव एज। कई बार क्वेश्चन ऐसी बात है और बच्चे के सुनते हैं, बच्चे के दिमाग में गुस्सा होता है कि प्रेसिडेंट बात होगी, प्राइम मिनिस्टर बात होगी। अच्छा, बच्चे ये भी देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत सीनियर मोस्ट आदमी होते हैं, एज वाले आदमी होते हैं। कई बच्चे सोचते हैं प्रेसिडेंट की एज तो 60 से, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की एज तो 60 से ऊपर होती है। ऐसा नहीं होता। हमारे देश में 35 एज का आदमी, औरत या आदमी, मेल या फीमेल, महिला या पुरुष जो है वो इंडियन प्रेसिडेंट बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो 25 एंड अबव एज, फिर प्राइम मिनिस्टर बनने वाला आदमी जो है वो एमपी होता है। अगर आप एमपी इलेक्ट हो गए हैं इंडिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया से, तो आप पीएम पद के दावेदार हैं, अगर आपकी पार्टी या आपका अलायंस आपको सपोर्ट करे तो। अगर अलायंस और पार्टी क्या होते हैं, ये प्रेसिडेंट की इलेक्शन जब प्राइम मिनिस्टर टॉपिक आएगा तो हम तो इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो लोग तो 35 एंड अबव एज ये तो हम जानते हैं, सब जानते हैं। दूसरी क्वालिफिकेशन है द साउंड हेल्थ, तो बीमार नहीं होने चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है, साउंड है। अच्छा, स्वस्थ आदमी होना चाहिए। तीसरी क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट हु इज गोइंग टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही और शी शुड हैव क्वालिफिकेशन टू मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन उसमें इनमें होनी चाहिए, पर लोकसभा का मेंबर होना नहीं चाहिए, और है तो रिजाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं लोकसभा का मेंबर हूँ, ऐसी भावनाएं रखनी चाहिए, कभी तो बनेंगे, कुछ हो जाना चाहिए, एमपी बनना बड़ी बात होगी। मैं कैंडिडेट, मैं मेंबर हूँ और मैं प्रेसिडेंट के चुनाव में कैंडिडेट हो रहा हूँ, सबने देखो देखे तो सबने, तो मुझे पहले एमपी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा, और अगर मैं एमएलए हूँ तो मुझे एमएलए पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा, और अगर मैं पंखा चल रहा था पंखा बंद करवा देंगे, थोड़ा एसी अच्छा हो गया, और अगर मैं सरपंच हूँ तो भी मुझे रिजाइन करना पड़ेगा। कुल मिला के मैं जिस भी पोस्ट में हूँ मुझे रिजाइन करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट के चुनाव में लड़ते समय मैं केवल एक सामान्य स्वस्थ भारतीय नागरिक होना चाहिए जिसकी एज 35 साल से ऊपर हो, इस पर कोई केसेस नहीं चल रहे हो, बिल्कुल फेयर पर्सनालिटी होनी चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। तो इलेक्शन प्रोसेस बता दिया, मिनिमम कोटा आने के बाद काउंटिंग के बाद हम इंडियन प्रेसिडेंट को डिक्लेयर कर देंगे। अब आती है प्रेसिडेंट की पावर, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है पावर। इंडियन प्रेसिडेंट की पावर्स जो है उनको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ये क्वेश्चन 11 के हिसाब से, क्लास 11 के हिसाब से, एमटीसी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन प्रेसिडेंट की पावर दो हिस्सों में आती है, एक जनरल पावर, एक होती है इमरजेंसी पावर। ये दोनों टॉपिक बच्चों ऐसे हैं कि इन टॉपिक को बहुत डिटेल में जाएं तो शायद हमारे 5-10 वीडियो इस पे बनते रहेंगे। लेकिन अभी आप 10 के 11 के बच्चे हैं, 80 के बच्चे, 90 के बच्चे हैं, मैं वापस रिपीट कर दूं कि ये चैप्टर जो है, टॉपिक जो है, दिस टॉपिक इज वेरिएबल फॉर स्टूडेंट ऑफ 9। ये चैप्टर ऐसे कैटेगरी क्लास 10 जो बच्चे एंट्रीज देना चाहते हैं, और 11th क्लास के लिए जो रेगुलर 11 पढ़ते हैं ह्यूमैनिटीज, पॉलिटिकल साइंस। जनरल पावर, व्हेन वी टॉक
जनरल पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, इनकी इसमें बहुत सारी पावर आती है, बहुत सारी पावर। कौन कौन सी पावर आती है? नंबर 1, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब आप कहेंगे सर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट ऐसे हो जाता है, इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्ट अपॉइंट करते हैं? नहीं भाई, इसके लिए आपको इंडियन प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, which party get the majority, that party arrange a meeting among the elected members। और आप जानते हैं 543 सीट्स लोकसभा की होती है, जो होती है अभी आज की तारीख में, ये ज़्यादा हो सकती है और होगी, वो अमेंडमेंट के साथ होगी। अभी हमें इसको लेके पढ़ना चाहिए। 543 मेंबर्स है लोकसभा में। आफ्टर द इलेक्शन which party get or alliance get 271 और 72 क्योंकि इसका डिवाइड करेंगे हम आता है 271.5, तो हम इसको 272 which party get 272 or more seat that party is entitled to make a government। तो प्रेसिडेंट साहब जो क्या करते हैं, इस पार्टी की मेजोरिटी आती है या एलायंस की मेजोरिटी आती है, उन सबको अपने घर पे बुलाते हैं चाय नाश्ते पर रेस्पेक्ट के साथ। और वो पार्टी जो लीडर होता है, पहले पार्टी घर पे मीटिंग करके आती है, सब हमें किस पर्सन का नाम जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करना है। वो प्रेसिडेंट साहब को लिस्ट देते हैं। अगर एलायंस है तो कौन सी पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, उसका लिस्ट साथ में होगा। वो सब प्रोसेस होता है। हम इनमें कुछ होते हैं, हमारी पार्टी ने इतनी सीट जीती है, इतनी हमारी खुद की सीटें हैं, इतनी एलायंस सीटें और एलायंस के सपोर्टिंग। ध्यान रखना, कौन आपको समर्थन दे रहा है, विच पार्टी सपोर्टिंग यू, उस पार्टी का परमिशन, उस पार्टी अध्यक्ष की सहमति, ये भी इंडियन प्रेसिडेंट साहब देखते हैं कि आपने डरा धमका कर आपकी बात 10 एमपी कम कर रहे, आप 10 एमपी डरा धमका के लिए आए, ऐसा नहीं। जो पार्टी आपको ज्वाइन कर रही है उन पार्टी का समर्थन पत्र, इससे याद रखना कई बार इंडियन प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है स्टेट में, मैं गवर्नर की बात इसलिए दे रहा हूँ कि गवर्नर को इससे प्रोसेस फॉलो होता है वहाँ पर भी सीएम के इलेक्शन में, तो सहमति पत्र बहुत जरूरी है। कल को विपक्ष आरोप लगा देता है कि जो 10 एमपी हैं इस पार्टी कम पड़ रहे थे, इनको जबरदस्ती डरा धमका खरीद फरोख्त के साथ इनमें मिला दिया। तो प्रेसिडेंट साहब ऐसे नहीं करते, वो सहमति पत्र देते कि आप कैंडिडेट हैं, आपके इतने मेंबर हैं, आपकी पार्टी ने इतनी सीटें जीती थी, आपको 272 दिखा रहे हैं, कहाँ से आए, फिर हम सहमति पत्र देते कि ये सहमति पत्र है फला फला पार्टी का। तो ये सब होने के बाद जो ओथ दिलवाने कार्यक्रम है वो प्रेसिडेंट साहब करते हैं उस कैंडिडेट को जिसको पार्टी ने नॉमिनेट किया। इसलिए हम कहते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट लेटर में जो साइन होते हैं उसमें रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट लिखा होता है कि प्रेसिडेंट साहब ने अपॉइंट किया। ये बच्चों बहुत बड़ी बात होती है, आपके पास सामान्य से नहीं होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, इंडियन प्राइम एक्स वाई जेड जो भी नाम है आर गोइंग टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सिग्नेचर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये होता है। तो हम जनरल पावर की बात करें तो पहली पावर तो हुई कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हो गया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करना, सॉरी अपॉइंट करना, गलती बोल गया, इलेक्ट हो जाता है। सेकंड पावर जो है इनकी अपॉइंटमेंट ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब बच्चों मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा सबसे, यूनियन ये टॉपिक बहुत बड़ा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर, देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, राइटिंग में यूनियन काउंसिल है बहुत, कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर, और तीसरा है स्टेट मिनिस्टर। मेरे शब्दों को देख लेना, राइटिंग मत देखना, बहुत गंदी हैंडराइटिंग। कैबिनेट मिनिस्टर ये सबसे इंपॉर्टेंट और खास मिनिस्टर्स होते हैं।
और प्राइम मिनिस्टर यूजुअली अपॉइंट, अब यहाँ पर आपको सब, आप तो प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट की बात कर रहे थे, अब आप प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। देखो बच्चों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होने के बाद विच एमपी बिकेम द मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब डिसाइड करता है प्राइम मिनिस्टर। हम इसको प्राइम मिनिस्टर पावर कहेंगे। पर उन मंत्रियों को ओथ दिलवाना, शपथ दिलवाना, ये काम होता है बिना प्रेसिडेंट साहब की ओथ के कोई भी एमपी मंत्री नहीं बनता। ये बात आप याद रखिए, इसलिए मैं बार बार प्रेसिडेंट की पावर में शामिल करता। तीनों कैटेगरी के मिनिस्टर्स को ओथ दिलवाने का काम भी प्रेसिडेंट साहब का ही होगा। तीसरी पावर हम बात करते हैं, तो तीसरी पावर कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूट द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कहते हैं डिपार्टमेंट। अब आप कहेंगे साहब ये भी काम आप कर रहे हैं? नहीं। अब यहाँ पर एक चीज है कि सर आप हमें प्रेसिडेंट पढ़ा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर पढ़ा रहे हैं, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होना चालू हो जाते। कंफ्यूज मत हो बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है द इंडियन प्रेसिडेंट इज ए हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड ऑल द वर्क डन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेनली डन बाय इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी काम प्रधानमंत्री करेगा वो राष्ट्रपति के नाम से करेगा। इससे प्राइम मिनिस्टर साहब को जरूरी है कि वो राष्ट्रपति महोदय को हर इंपॉर्टेंट काम की रिपोर्ट देते हैं। ये उनका काम है। कौन से मंत्री क्या कर रहे हैं, कौन से विभाग क्या कर रहे हैं, देश में क्या तरक्की हो रही है, कौन से नए डिसीजन लिए हैं, कौन से कंट्री से क्या एग्रीमेंट साइन किए हैं, इसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के साथ चाय पर मुलाकात हुई। ऐसे न्यूज मीडिया में छपती है। अब मैं बचपन में जब छोटा था, मैं अखबार पढ़ता था, तो छोटा मतलब आप ये समझ में छोटा बनता था, छोटा मतलब मैं भी 10वीं का स्टूडेंट था। फिर न्यूज आती थी छोटी सी, हमारे घर पर अखबार आता था। मैं किसी अखबार के नाम नहीं लूंगा, वो भी हो जाएगा साहब, इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, किसी अखबार का नाम नहीं। उस छोटी न्यूज आती थी, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पर चाय पर मुलाकात करी। मैंने मेरे पापा से पूछा था, पापा ये चाय पीने के लिए भी इतनी बड़ी न्यूज बन जाती है? पिताजी कभी तो समझा पाते थे मुझे, कभी नहीं समझा पाते थे, कभी कहते थे बेटा बड़े हो जब सब समझ जाओगे। अब सब समझ आ गया। तो चाय अगर भाई प्रेसिडेंट साहब प्राइम मिनिस्टर बुलाएंगे तो चाय तो पिलाएंगे, और सर्दी का मौसम हो तो समोसे भी पिलाना, ठीक है? तो चाय पिला का मतलब है। और इसे क्या मिला थी? शिष्टाचार मुलाकात। प्राइम मिनिस्टर साहब गए, बैठे, दो चार मजाक की, देश के हालात की चर्चा करी उनके साथ, और फिर बताया कि साहब हमारी सरकार ये काम कर रही है। Why? Because Prime Minister of India work in the name of the President of India. प्राइम मिनिस्टर जो काम करता है राष्ट्रपति के नाम से काम करता है। इसे राष्ट्रपति जी को बताना जरूरी है कि मेरी सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ठीक है? तो जितने डिपार्टमेंट होते हैं उन डिपार्टमेंट की लिस्ट आदरणीय प्रधानमंत्री साहब राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति साहब को फिर ओथ दिलवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं, ठीक? ये काम होता है। अभी हम इसको कैबिनेट के लिए अपॉइंटमेंट पावर है। प्रेसिडेंट अपॉइंट द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जो हेड है, जो सेना अध्यक्ष है, वायु सेना अध्यक्ष है और जल सेना अध्यक्ष है, इनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। जिसे कहते हैं सर्वोच्च कमांडर आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट साहब करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। स्टेट गवर्नर इज आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट साहब। और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है इंडिया में, वो सारे, जहाँ तक स्टेट के चीफ जस्टिस भी प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं, वो दिन को गवर्नर साहब करते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस हैं उनको प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं। मतलब आप देख लीजिए प्रेसिडेंट साहब के पास कितना काम है, कितने इंपॉर्टेंट काम करते हैं। कोई राजदूत, विदेशी राजदूत इंडिया में आया है, उसको पहचान पत्र भी प्रेसिडेंट देता है। इंडियन प्रेसिडेंट हाउस से मिलता है, हाँ ये आदमी
फला फला कंट्री का है और भारत में राजू परमाणु सारे इंपॉर्टेंट काम इंडियन क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन की हमारी अपॉइंटमेंट पावर होगी। अब इंडियन क्वेश्चन की लेजिस्लेटिव पावर पढ़ेंगे क्या है। नहीं हमारे पास लेजिस्लेटिव पावर तो अलग नहीं। नई लोकसभा के गठन के बाद इसका मतलब द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू लोकसभा आफ्टर द इलेक्शन द इंडियन प्रेसिडेंट एड्रेस द लोकसभा। पहली जो मीटिंग होती है ना और उस मीटिंग में जितने भी एमपीज हैं उन एमपीज को वो शपथ दिलाने का काम नहीं करते। जनरली एमपी को शपथ लोकसभा अध्यक्ष इंडियन प्रेसिडेंट जो है लोकसभा अध्यक्ष जो नया बनता है उसको शपथ दिलाते। तो ये सब काम इंडियन प्रेसिडेंट के और लोकसभा की फर्स्ट सेशन को एड्रेस भी प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। कभी कभी जॉइंट सेशन हो तो उस जॉइंट सेशन को अगर कोई बिल पे डिस्प्यूट है तो उस पर जनरली लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो एड्रेस करते हैं। लेकिन अगर कॉमन मीटिंग हो और एक जनरल देश को एड्रेस करना हो तो प्रेसिडेंट साहब करते हैं। प्रेसिडेंट साहब के और काम आपको बताओ 2 मेंबर लोकसभा के और 12 मेंबर राज्यसभा के नॉमिनेट भी प्रेसिडेंट साहब करते हैं। मैं रिपीट कर दूं 2 members द लोकसभा and 12 members द राज्यसभा आर आल्सो नॉमिनेटेड बाय द इंडियन प्रेसिडेंट। अब 2 मेंबर एनुअल होंगे जो लोकसभा में जाएंगे और 12 मेंबर कहां पर होंगे वो होंगे आपके कहां पर राज्यसभा में। और जो 12 मेंबर होंगे वो कौन होंगे दे आर वेरी एक्सपर्ट एंड स्पेशल इन द पर्टिकुलर एरिया। कौन से एरिया चाहे साइंस में हो चाहे म्यूजिक में हो चाहे डांस में हो चाहे आर्ट में हो चाहे पेंटिंग में हो चाहे सोशल सर्विस में हो चाहे स्पोर्ट्स में हो चाहे फिल्म में हो यानी किसी भी चीज में आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट किया है तो इंडियन प्रेसिडेंट आपको नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के लिए। ठीक है। फिर आती है एक इंपॉर्टेंट पावर विदाउट द सिग्नेचर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट no one bill can't become a law। कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक कि प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन नहीं करते। प्रेसिडेंट साहब की एक इंपॉर्टेंट पावर हो रही है प्रेसिडेंट साहब किसी बिल पर साइन करे या नहीं करे ये उनका व्यक्तिगत अधिकार है। प्रेसिडेंट साहब किसी बिल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जाके ये बता दूं 1984 में हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट यहाँ तो मेरी मेमोरी सही है ज्ञानी जैन सिंह साहब थे तो उस समय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी और उन्होंने पोस्टल अमेंडमेंट बिल इसे हिंदी में कहते हैं डाक संशोधन कानून उस कानून पर साइन करने से मना कर दिया था। और इस पावर को हम कहते हैं प्रेसिडेंट की वीटो पावर। और इस पावर के अंदर प्रेसिडेंट साहब का ऑफिस से मैसेज आता है कि नाउ द प्रेसिडेंट इज थिंकिंग अबाउट दैट बिल इट शुड बी साइन और नॉट। याद रखना बच्चों प्रेसिडेंट साहब उस बिल पर कब तक सोचेंगे इस बात के लिए प्रेसिडेंट साहब से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। लेकिन सरकार ये समझ जाती है कि प्रेसिडेंट साहब इस बिल पर साइन नहीं कर रहे इसका मतलब प्रेसिडेंट साहब इंटरेस्टेड नहीं है। इसे प्रेसिडेंट की जेबी वीटो पावर कहते हैं। जनरली सामान्य कानून में प्रक्रिया होती है कि सरकार ने कोई बिल भेजा है प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट उसको सीधे साइन कर सकते हैं और लौटा भी सकते हैं। अगर सरकार डिटरमाइंड है कि नहीं साहब ये बिल तो साइन होना चाहिए तो वापस वो बिल प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा। तो सेकंड कंडीशन में प्रेसिडेंट साहब को साइन करने पड़ेंगे या प्रेसिडेंट साहब का ऑफिसर कैसे जाएगा राष्ट्रपति महोदय प्रेसिडेंट साहब सोच रहे हैं तो सरकार समझ जाती है कि ये बिल पास नहीं होगा। हम प्रेसिडेंट साहब पर मैंने कहा ये राष्ट्राध्यक्ष ऑनरेबल पर्सन ऑफ इंडिया उन पर आप किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाल सकते हैं। कोई दबाव नहीं समीक्षा साइन करे तो करे नहीं करे। जनरली प्रेसिडेंट साहब ऐसा नहीं करते। कोई खास बिल है उस पर वो विचार के लिए दे सकते हैं। अब एक कमेंट लिखते हैं काइंडली थिंक ओवर दिस बिल I am confused or I am not happy with these 2-3 features of this bill। सरकार के पास बिल आता है सरकार सोचती है प्रेसिडेंट साहब ने सही मार्क किया है तो सरकार उस बिल पे उस बिल के फीचर्स
संशोधन करके अमेंडमेंट करके वापस भेज दी। वापस भेजने पर प्रेसिडेंट साहब को साइन करना पड़ता है, प्रेसिडेंट साहब मना कर सकते हैं जब तक हम साइन नहीं करेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चे को छींक आ रही थी, मेरा वीडियो बन रहा था, बेचारे छींक नहीं खाया। तो मेरे ख्याल से मैं आज यही रोकता हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा बोलूँगा थक गया। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग प्रेसिडेंट साहब की और पावर। चलिए, थैंक यू वेरी मच।